हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज सामान्य विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में करेंगे जो एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ होगा, जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। निश्चित तौर पे इस क्लास से क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण है, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो। बिना देरी किए क्लास को देखते हैं। साथियों, क्लास को हमेशा की तरह एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्लास अगर पसंद आए तभी अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। और साथियों, आप में से कोई भी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको सारे क्लास की नोटिफिकेशन आएगी और सबसे पहले आप क्लास पर आकर सारे क्लासेस कर पाओगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। ये दो तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए, भारत की जो मिट्टी होती है उसमें दो तत्वों की कमी होती है, एक फास्फोरस और दूसरा नाइट्रोजन, जो कि याद रखिए ये जो उर्वरक हैं साथियों, ये उपभोगों को अधिक आवश्यक बनाती है, याद रखिएगा। तो फास्फोरस और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है, पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संघटक के रूप में प्रयोग क्या पाने के लिए किया जाता है? पेंट, जिससे हम घरों की दीवार को पेंट कलर करते हैं, ठीक है। तो पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संघटक के रूप में प्रयोग क्या कौन सा रंग पाने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा हरा रंग, है ना, हरा रंग के लिए ग्रीन कलर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके किसके बारे में। अब देखिए, द्विनाम पद्धति जो है इसमें पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखा जाता है जो किसके बारे में बताता है? तो याद रखिएगा उन पौधों के वंश और जाति के बारे में, कि वो किस वंश के हैं और कौन से जाति के हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होगा? चलिए देखते हैं ऑप्शंस। पहला है मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक। नहीं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो ध्वनि प्रदूषण होगा वो होगा हवाई जहाज का उड़ान भरना। जब हवाई जहाज उड़ान भरता है तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कहीं कहीं जेट उड़ान भी लिखा हुआ रहता है कि जेट उड़ान भरना, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। देखिए, तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, गैलीलियो। आप सभी को पता होगा, और नहीं पता था तो आज के बाद याद रखिएगा, गैलीलियो। अगला है, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो देखिए, फाइलेरिया जो कि पैर को प्रभावित करने वाला ये बीमारी है, और ये उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा बुचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये साथियों एक प्रोटोजोआ का नाम है, आपको याद रखना है, बुचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को हम गलन बोलते हैं, गलन, जिसको संलयन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। संलयन आपने पढ़ा होगा, संलयन के नाम से इसको जानते हैं, या गलन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी साथियों जे थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? देखते हो ना, गर्मी के दिनों में हम पंखा चलाते हैं ताकि हमें आराम लगे, क्यों? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जैसे ही पंखा चलाते हैं हमारा पसीना जो होता है वो तेजी से बाष्पीकृत हो जाता है। अब देखिए, पसीना जो है हमारे शरीर के अंदर ही होता है, जैसे ही हवा लगता है बॉडी को तो वो जो पसीना होता है वो बाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमें ठंडा अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम आपसे पूछा है कि क्या होता है, तो साथियों टेकोफेरल या टोकोफेरल, याद रखिएगा। देखिए, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, राइबोफ्लोविन जो है ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, और पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। तो टोकोफेरल यहाँ बच के रह गया, जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो जनन शक्ति में कमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों, देखिए मधुमक्खी और कीड़ी जो है या कीड़ा जो है वो किस वर्ग से संबंधित है? तो कीट वर्ग से, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मधुमक्खियों को पालने की विधि क्या कहलाता है, या मधुमक्खियों का अध्ययन किस में किया जाता है?
तो एपीकल्चर में, और कीड़ों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो एंटोमोलॉजी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है यूरोट्रोपिन क्या है। तो देखिएगा यूरोट्रोपिन क्या है साथियों, इसको रासायनिक रूप में हम क्या बोलते हैं, तो हेक्सामिथिलिन टेट्राएमीन, याद रखना यही पूछा है कि यूरोट्रोपिन ये रासायनिक रूप में क्या होता है, तो हेक्सामिथिलिन टेट्राएमीन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो देखिए कोयला का जो विभिन्न मात्रा है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन किसमें होता है, तो एंथ्रेसाइट कोयला में, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में कोयला होता है। देखिए सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है बिटुमिनस, जो कि सामान्य प्रकार का कोयला होता है, जिस कोयला का प्रयोग हम लोग करते हैं घरों में, ठीक है। और तीसरे प्रकार का कोयला होता है लिग्नाइट, और एक होता है साथियों चौथे नंबर का जो सबसे कम मात्रा में कोयला होता है वो होता है पीट, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वो कितने डिग्री का होता है। तो याद रखना मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का जो अक्ष होता है यह भौगोलिक अक्ष के साथ साथियों याद रखिएगा 180 डिग्री का कोण बनाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। अगला है योग्यतम की उत्तरजीविता, इसका प्रतिपादन किसने किया। तो याद रखिए योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन डार्विन ने किया था, चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया है। तो याद रखिएगा सेबिन ने। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। याद रखना अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन ये सेबिन ने किया था। साथियों आज के क्लास में क्वेश्चन आपके बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है, एनसीईआरटी बेस्ड, जिस टाइप के क्वेश्चंस अभी के परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए पीत ज्वर संचारित किया जाता है किसके द्वारा। तो याद रखिए पीत ज्वर जो है ये एडिज के द्वारा संचारित किया जाने वाला बीमारी है, ऑप्शन नंबर ए एडिज करेक्ट है। अर्धचालकों में चालन किन आवेश वाहकों के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा द्विध्रुवीय। देखिए अर्धचालकों में चालन किन आवेश वाहकों के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा द्विध्रुवीय आवेश वाहकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी द्विध्रुवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी क्या है। यहाँ पर आपको यूएसबी का फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए यूनिवर्सल सीरियल बस होता है साथियों यूएसबी का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो याद रखिएगा इन निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को हम रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जहां पर शुद्ध रक्त होगा, अब शुद्ध रक्त किस में होता है, तो सीरा में तो नहीं होता है, धमनी में होता है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी धमनी। अगला है स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्यों। तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि स्टील की धारण क्षमता अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अधिक धारण क्षमता होने के कारण स्टील को चुंबकीय करना कठिन है। अगला क्वेश्चन है एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है। तो देखिए रक्त का थक्का बनाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है इनमें से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा विटामिन के, है ना। तो विटामिन के यानी फिलोक्विनोस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। थायमिन तो आपका विटामिन बी1 हो गया, और साइनोकोबालामिन ये विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए फिलोक्विनोस यानी विटामिन के आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रक्त का थक्का बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया या मायोपिया यहाँ लिखा हुआ है, तो मायोपिया आप लोग पढ़ सकते हैं या मायोपिया बोल सकते हैं। तो देखिए मायोपिया को किस रूप में भी जाना जाता है। तो साथियों मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। निकट दृष्टि दोष जिसको पास दृष्टि बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। इसको किस लेंस से ठीक किया जा सकता है, तो अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से ठीक किया जा सकता है। यह तो हो गया मायोपिया जो कि निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है, और दूर दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आकाशगंगा के सबसे निकटतम स्वर्ग गंगा कौन सा है। तो याद रखिए आकाशगंगा के सबसे निकटतम जो स्वर्ण गंगा है उसको बोला जाता है साथियों, याद रखिएगा एंड्रोमेडा नेबुला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा एंड्रोमेडा नेबुला। देखिए वह तत्व जो धातुओं और गैर धातुओं के गुणों को दिखाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए धातुओं और गैर धातुओं यानी जिनमें धातु और अधातु इन दोनों का ही गुण पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं,
उपधातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड बोलते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेटेलॉइड। अगला, इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह का नहीं है? यानी देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो 8 विटामिन है साथियों, विटामिन B1, विटामिन B2, इस प्रकार से, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो रासायनिक नाम के रूप में लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पर थायमिन विटामिन B1 हो गया, फॉलिक एसिड विटामिन B9 हो गया, इधर राइबोफ्लोविन आपका हो गया विटामिन B2 और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन C का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अगला है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन में जिंक होता है साथियों, जस्ता, जिंक धातु मौजूद होती है। ठीक है, चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी कवक के कारण होती है? तो इनमें से कौन सा बीमारी है? तो दाद। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये दाद, खाज, खुजली जो होता है ये कवक के कारण होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है, नायलॉन पहले किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, या नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए नायलॉन का आविष्कार किया था वालेस कैर्थर्स ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, वालेस कैर्थर्स। नेक्स्ट है, दिल यानी हृदय की उचित क्रियाकलाप की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए ईसीजी का। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, याद रखिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है हृदय की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से जल निकायों के यूट्रोफिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है? तो देखिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल निकायों के यूट्रोफिकेशन के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी के शुद्धिकरण में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, क्लोरीन आप बताओगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लोरीन का प्रयोग करते हैं पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कृत्रिम रूप से पहले निर्मित किया गया था? तो देखिए इनमें से कौन सा तत्व है जो कृत्रिम रूप से सबसे पहले निर्मित किया गया था? तो टेक्नीटियम। याद रखिएगा, टेक्नीटियम वह तत्व है जो कि कृत्रिम रूप से सबसे पहले निर्मित किया गया था। अब देखिए यहाँ पर कृत्रिम का मतलब क्या होता है? तो कृत्रिम शब्द का मतलब होता है जो मानव के द्वारा निर्मित किया हो, है ना, जो कि मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। और एक होता है साथियों प्राकृत, और प्राकृत का मतलब होता है जो कि प्रकृति में पहले से ही मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका हो जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल जो है वो हवा में फीका हो जाता है। नेक्स्ट है, पेट्रोल एडिटिव के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, यानी इनमें से किसका प्रयोग पेट्रोल एडिटिव के रूप में किया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा टेट्रा एथिल लीड का, टेट्रा एथिल लीड, जिसका प्रयोग पेट्रोल एडिटिव के रूप में किया जाता है। अगला है, एक सेल्यूलोज फाइबर क्या है? तो इनमें से कौन सा एक सेल्यूलोज फाइबर है? तो याद रखिएगा सेल्यूलोज फाइबर क्या होता है? तो रेयान होता है। रेयान करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा निमोनिया का रोगजनक क्या है? यानी निमोनिया जो बीमारी होता है ये किसके वजह से होता है? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया के वजह से, यानी जीवाणु। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मैटी मैकनॉन को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए मैटी मैकनॉन को किस रूप में जाना जाता है? तो एसएमएस के पिता। एसएमएस पहले हम भेजा करते थे, अभी तो व्हाट्सएप और मैसेंजर है। तो एसएमएस के पिता के रूप में मैटी मैकनॉन को जाना जाता है। एसएमएस यानी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन के अलावा ग्रीन हाउस गैस जो कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित किया जाता है या होता है? अब देखिए मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है साथियों, और मीथेन के अलावा वह कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो कृषि क्षेत्र के द्वारा उत्पादित होता है? तो याद रखिएगा सभी साथी नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा N2O यानी लफिंग गैस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो देखिए कैल्शियम के अवशोषण में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी जिसकी खोज किसने की थी? तो हॉपकिंस ने की थी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा व्यतिकरण के कारण साथियों। जल सतह पर तेल की पतली परत जो रंगीन दिखाई देती है उसका कारण है व्यतिकरण। अगला है, एम्पिसिलिन ये किस प्रकार की दवाई है? तो देखिए एम्पिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोग्राफी कब की जाती है? तो देखिए सोनोग्राफी जब हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का चित्र लेना होता है
तब सोनोग्राफी की जाती है, यानी करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, अंतरंग अंगों के चित्र लेना हो। अगला है नार्सिलिन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता है। तो ये देखिए नार्सिलिन एक साथियों एक प्रकार का कोई भी मेडिसिन है या गंध टाइप का है जिसका प्रयोग जो है शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करते समय निश्चेतक यानी किसी को बेहोश करने के लिए किया जाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा एसिटिलीन गैस का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्लोरोफार्म नहीं, क्लोरोफार्म का प्रयोग तो साथियों चोर डकैत वगैरह करते हैं ना। चलिए एसिटिलीन याद रखिएगा। अगला है पॉजिट्रॉन क्या है। तो साथियों देखिए पॉजिट्रॉन क्या है, तो पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने, याद रखिएगा एंडरसन ने जो है पॉजिट्रॉन की खोज की थी साथियों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा चावल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है। तो याद रखिएगा कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है। तो कीट में क्या होता है, 3 जोड़ी टांगे होती है यानी 6 टांगे होती है। तो 3 जोड़ी टांगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 3 जोड़ी टांगे रहेगा यानी 6 टांगे रहेगा, तो हमें इससे यह पता चलेगा कि ये कीट है। चलिए अगला क्वेश्चन है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो याद रखिएगा छोटी आंत से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है लीवर फ्यूलक पित्त वाहिनी में रहता है किसके, यानी किसकी पित्त वाहिनी में लीवर फ्यूलक होता है। तो याद रखिएगा साथियों भेड़ का जो पित्त वाहिनी होता है उसमें लीवर फ्यूलक होता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए डबल, यहाँ पर डबल होगा। तो देखिए डीएनए डबल हेलिक्स का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन तथा क्रिक ने, याद रखिएगा इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था। अगला क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होगा। अब देखिए पानी कब उबलता है, तो साथियों पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन फ़ारेनहाइट में बताना है तो भाई 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा जब 100 डिग्री पर जल उबलेगा तो आपको फ़ारेनहाइट में बताना है, तो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो याद रखिए तारत्व के कारण, जिसका तारत्व अधिक होगा उसका ध्वनि अधिक पतला होगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए आंसू गैस यानी टीयर गैस का रासायनिक नाम होता है साथियों अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो देखिए जल का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री पर, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। पेट्रोल में या पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। जो आग पेट्रोल से लगता है उसको बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा झाग वाला अग्निशामक, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी इनमें से कौन सा राशि एक सदिश राशि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा सदिश राशि है। तो न्यूटन बिल्कुल सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, आयतन ये तो अदिश राशि है ना, आयतन जो है आपका ये साथियों अदिश राशि है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयतन। अगला क्वेश्चन है किसी समांग माध्यम में प्रकाश की किरणें क्या होती है। तो याद रखिए किसी समांग माध्यम में प्रकाश की किरणें एक सीधे में संचारित होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है किसमें, यानी सबसे कम किसमें प्रकाश की चाल होगा, फिर किसमें कम होगा, फिर किसमें होगा, ऐसा बताना है। तो देखिएगा सबसे कम प्रकाश, देखिए प्रकाश की जो चाल है साथियों वो सबसे कम आपका किसमें होगा, तो जल में होगा, फिर कांच में कम होगा और उसके बाद हीरा में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का अगला क्वेश्चन है विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है। तो देखिएगा विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है, तो कम दाब पर पारा रहता है, ऑप्शन नंबर ए पारा, कम दाब पर। अगला है कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट कोशिका। लिम्फोसाइट कोशिका जो होती है ये प्रतिरक्षी पैदा करती है, ऑप्शन नंबर डी। एक द्रव जिसमें घुलनशील अशुद्धियां हैं
उसे शुद्ध किया जा सकता है किस प्रकार से? तो एक द्रव जिसमें घुलनशील अशुद्धियां है उसको शुद्ध करने के लिए उसको उबाला जाएगा, उबाल कर, याद रखिएगा क्योंकि द्रव है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उबाल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो साथियों कुनेन जो कि सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग हम मलेरिया के उपचार में करते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन कुनेन के अलावा कौन सा एक शाकीय औषधि है जो मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती है? तो याद रखिएगा आटीथर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा साथियों, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम होता है थियासाइनेंसिस, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। आलू में मोजेक का कारण तत्व क्या है? देखिए आलू में जो मोजेक रोग होता है ये किसके कारण होता है? तो सिंपल सी बात है, विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर ए वायरस के कारण। अगला, निम्न में से किस वंश में विषम बीजाणुता पाई जाती है? तो चलिए देखते हैं विषम बीजाणुता किसमें पाया जाएगा। तो साथियों मार्सिलिया यहाँ पर दिख रहा है ना, देखिए मार्सिलिया में विषम बीजाणुता पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए मार्केनिशिया, फ्यूनेरिया, इक्विसीटम, इन तीनों में एक प्रकार की बीजाणुता पाई जाती है, लेकिन मार्सिलिया में इनमें से अलग बीजाणुता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? यानी रॉकेट को चलाने में जो ईंधन का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा प्रणोदक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो याद रखिए ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है साथियों 90 डिग्री का, ऑप्शन नंबर डी। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मानव का मस्तिष्क जो होता है वो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिए सिनेबार का रासायनिक सूत्र होता है साथियों HGS। सिनेबार जो कि पारा का अयस्क है, पारा को हम Hg लिखते हैं, सिनेबार S फॉर S यहाँ पर लगा देना, ये साथियों आपका सिनेबार का सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? तो याद रखिएगा टेफ्लॉन का। देखिए न चिपकने वाले बर्तनों में किसका प्रयोग करते हैं? टेफ्लॉन का, ऑप्शन नंबर डी। देखिए गुड़ किसका मुख्य स्रोत है? यानी गुड़ का सेवन करने से हमें क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ना, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। अगला है, उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा साथियों यूजेनिक्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। उस विज्ञान या वह विज्ञान जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे यूजेनिक्स कहा जाता है। अगला है, चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा होता है? देखिए वह जंतु जिसकी आकृति चप्पल के समान होती है, याद रखिएगा पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? तो याद रखिएगा जिंक क्लोराइड का साथियों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मेसोन के खोजकर्ता कौन है? तो मेसोन कण की खोज किसने की थी? तो युकावा ने, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी युकावा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी साथियों को याद रखना है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो देखिए आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस साल अंतरिक्ष शटल कोलंबिया का आपदा हुआ जिस पर कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी? तो देखिए कोलंबिया साथियों, अंतरिक्ष शटल कोलंबिया जिसमें कल्पना चावला अंतरिक्ष पर गई थी दूसरी बार और वापस आते वक्त जो है वो घटना मतलब कि ब्लास्ट हो गया था। तो ये किस साल में हुआ था? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2003 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व आवर्त सारणी का पहला तत्व है? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या आयरन? और इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता दीजिए कि पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट यानी आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वह कौन सा है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, इनसेट 3D 2013 में भारत के नवीनतम मौसम उपग्रह इनमें से कहां से शुरू किया गया था? तो देखिए इनसेट 3D ये साथियों भारत का जो है ना नवीनतम मौसम उपग्रह है जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। और कहां से इसको लॉन्च किया गया था यही पूछा गया है, तो याद रखना फ्रेंच गयाना से, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच गयाना। निम्नलिखित में से कौन सा ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है? तो इनमें से क्या ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है,
बायोगैस किसका मिश्रण है? तो देखिए बायोगैस जो होता है ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कौन सा हमारे सौरमंडल में मूल ग्रह के लिए कठोरी उपग्रह है? यानी इनमें से कौन सा हमारे सौरमंडल का जो ग्रह है साथियों, मूल ग्रह, उनका एक उपग्रह है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फोबोस। फोबोस, देखिए फोबोस जो है ये मंगल ग्रह का उपग्रह है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा रेक्टिफायर का प्रयोग हम एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर क्या हो? तो याद रखिए वर्षा पूरे वर्ष होती हो। अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर बारिश जो होती है, वर्षा, वो पूरे वर्ष होती है। अगला है, रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए लिटमस पत्र जो है ये साथियों लाइकेन से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अंतर को क्या कहते हैं? तो मैक संख्या बोलते हैं, मैक नंबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी भारी धातु की विषमता या किस भारी धातु की विषमता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? यानी इनमें से कौन सा भारी धातु है जिसके कारण जो है यकृत में सिरोसिस नामक बीमारी होती है? तो याद रखिएगा कॉपर, ऑप्शन नंबर ए, कॉपर के वजह से। स्व परिस्थितिकी का क्या अभिप्राय है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है किसको किससे? तो साथियों लिगामेंट ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, बोन टू बोन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। और एक होता है टेंडन जो कि अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा दृश्य प्रकाश का साथियों। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दृश्य प्रकाश का। अगला क्वेश्चन है 2,4-D ये क्या है? तो देखिए ये क्वेश्चन जब भी पूछे याद रखिएगा 2,4-D ये एक प्रकार का शाकनाशी है, ऑप्शन नंबर ए। वह पक्षी, देखिए वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है, याद रखिएगा शुतुरमुर्ग जो कि संसार की सबसे बड़ी पक्षी होती है, ऑस्ट्रिच। अगला है, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो देखिए तपेदिक उत्पन्न करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम पूछा है क्या है? तो याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो स्थायी चुंबक जो होते हैं याद रखना इस्पात के बनाए जाते हैं, और जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो साथियों नर्म लोहे का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा गेहूं का जो पौधा है इसका वैज्ञानिक नाम होता है टेट्रिकम एस्टिवम, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंधन होता है? तो याद रखिए सोडियम क्लोराइड यानी NaCl यानी साधारण नमक, इसमें जो है किस प्रकार का बंधन होता है? तो वैद्युत संयोजक बंधन, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए सल्फर का प्रयोग मुख्य रूप से किसके विनिर्माण में होता है? तो सल्फर का प्रयोग मुख्य रूप से किसके विनिर्माण में होता है? याद रखिएगा H2SO4 के यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के, जिसको रसायनों का राजा कहा जाता है। अगला है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो देखिए मेमोरी शब्द का संबंध है स्टोरेज से, ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है साथियों, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है वह क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा उसको मशीनी भाषा कहा जाता है, मशीनी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मूल ग्रंथियाँ पाई जाती है किसमें? तो याद रखिएगा मूल ग्रंथियाँ जो होती हैं ये साथियों कुछ देखिए लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाया जाता है। अब लेग्यूमिनस किसे कहते हैं? जैसे कि जो दाल कुल के पौधे होते हैं ना, जिससे दाल प्राप्त होता है, उनको लेग्यूमिनस कुल में रखा जाता है, ठीक है, याद रखना। तो कुछ लेग्यूमिनस पादप तथा कुछ अन्य पौधों में भी मूल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आपको आज का क्लास कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिएगा। आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं साथियों, ताकि अच्छा कंटेंट हमेशा प्रोवाइड कर सकें। चैनल के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेंगे, जाकर जरूर देख लीजिएगा। मैराथन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट करवाए हैं आपको, बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट का क्लासेस आपको देखने को मिलेगा चैनल के अंदर, और आगे भी डेली आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।